मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा का प्रश्नावली 1.3 के दूसरे टॉपिक व्युत्क्रमणीय फलन को देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने सीखा था कि फलनों का संयोजन के दो फलनों को जोड़ा कैसे जाता है, और ये हमारा टॉपिक है व्युत्क्रमणीय फलन। अब ये व्युत्क्रमणीय फलन एक शब्द है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम शब्द आप पहले से जानते होंगे। ये व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उल्टा। और व्युत्क्रमणीय फलन मतलब फलनों का व्युत्क्रम का मतलब होगा फलन का उल्टा। इसमें बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, सीधी बात करेंगे। जैसे आप गुणा करते हैं या गुणा करते हैं तो गुणा कर 2 में 4 से गुणा करते हैं तो आता है 8, है ना। 2 चौके 8। फिर 8 में आप क्या करेंगे कि हमें 4 मिल जाए, तो फिर 2 से भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो फिर 4 मिल गया। कहने का मतलब कि गुणा का व्युत्क्रम भाग हो गया। उसी प्रकार हम ऐसे फलन को पढ़ेंगे जो हमारे दिए गए फलन का व्युत्क्रम हो। जैसे f(x) बराबर हमें 2x दिया हुआ, तो इसका व्युत्क्रम हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? अगर एक दूसरा फंक्शन, अच्छा f(x) f माइनस f इनवर्स x ऐसे करके दिखाते हैं व्युत्क्रम को। f(x) बराबर 2x है तो f इनवर्स x क्या होगा? x/2 हो जाएगा। कैसे? मैं छोटा सा एक बात बता रहा हूँ, बस एक एग्जाम्पल है। जैसे मान लो x के f2 पे चेक कर लो, तो f2 पे चेक करोगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा, है ना। तो f इनवर्स यहाँ पे फिर 4 रखो तो क्या हो जाएगा? 4/2 बराबर 2। तो इसी को व्युत्क्रमणीय फलन कहा जाता है। मतलब कोई फंक्शन ऐसे भी दिया 2x + 4 हमें एक फंक्शन दिया हो और इसमें हम कोई भी मान रखते हैं। x का मान जैसे 2 रखे तो x का मान 2 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? x बराबर 2 रखने पर 1 2 दूना 4 और 4 8। तो फिर हमें एक ऐसा फलन ज्ञात करना होगा कि जिसका मान हम 8 रखें, जिसमें x का मान 8 रखें, तो वो हमें फिर से 2 दे दे। यहाँ x बराबर 2 रखने पे 8 आ गया, तो जो फलन हमें 8 रखने पे 2 दे देगा उसको हम इस फलन का व्युत्क्रम कहेंगे। ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब परिभाषा देखते हैं और ये बात ध्यान रखो, इस फलन का व्युत्क्रम कहेंगे और हर फलन का व्युत्क्रम नहीं होता है। जिस फलन का व्युत्क्रम होता है उसे हम व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। ये समझ आ गया। अब व्युत्क्रमणीय फलन की परिभाषा देखेंगे। कोई फलन f(x) से y में व्युत्क्रमणीय होगा यदि एक अन्य फलन g y से x हो जो g of f(x) निकालने पर x आए और f of gy निकालने पर y दे। ठीक है। तो यह व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है और g को f इनवर्स से भी सूचित करते हैं। ये आपका डेफिनेशन है, ये आपको बार बार काम आएगा। मतलब पहले क्या करना है, ये हमें कोई फंक्शन दिया हो x से y में, तो हमें दूसरा फंक्शन निकालना होगा g y से x में। ऐसा ये g होना चाहिए कि हम gx निकालें तो x आए, मतलब तत्समक फलन आए, और y निकालें तो y आए, मतलब ये भी तत्समक फलन आए। समझ रहे बात को? इसी को बुक में लिखा गया है g of f बराबर ix और f of g बराबर iy। ठीक है। मैंने इसको आसानी समझने के लिए ऐसे लिख दिया है, ऐसे आपके बुक में लिखा गया है, बुक के परिभाषा में। अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। हमारे सामने है उदाहरण 23। कह रहे मान लीजिए कि fn से y, जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। हमें फलन दिया हुआ है n से y में। n क्या है? प्राकृत संख्या है और y एक दूसरा सेट है, संख्याओं का सेट है। और f(x) दिया हुआ है हमें 4x + 3, ये हमें दिया हुआ है। द्वारा परिभाषित एक फलन है जहाँ y बराबर, यहाँ y आप क्या ले सकते हैं? y बराबर y इज द एलिमेंट ऑफ n, मतलब y में जितने भी अवयव होंगे वह सब प्राकृत संख्या की होंगे, लेकिन सभी प्राकृत संख्याएं नहीं।
वैसी प्रकृत संख्याएं जो 4x प्लस 3 के रूप में लिखी जा सकें, और ये x क्या होगा, वो कोई भी नेचुरल नंबर होगा। तो सिद्ध करना है कि यह व्युत्क्रमणीय है और प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। ठीक है, अभी हम लोगों ने परिभाषा देखा था, कोई फलन व्युत्क्रमणीय कब होगा, जब उसका एक अन्य फलन g, अगर मतलब f x से y है तो g y से x ज्ञात करना होगा। मतलब हमें f n से y है तो हमें g y से n ज्ञात करना होगा, g y से n ज्ञात करना होगा। और दूसरा क्या था कि ये पहला कंडीशन है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या था, गॉफ x बराबर x आना चाहिए, ये भी मैं लिख लेता हूँ, फिर हम लोग एक एक करके सब काम करेंगे। g ऑफ f x बराबर x आना चाहिए। और तीसरा क्या कंडीशन था, f ऑफ g y बराबर y आना चाहिए। ठीक है, ये तीन चीजें हो गई तो फलन व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हमारा पहला काम है कि हमें वैसा फंक्शन g निकालना है जो y से n में हो। ये निकालने का एक तरीका होता है, उस तरीके को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको जो भी फंक्शन दिया हुआ है 4x fx जो दिया है 4x प्लस 3, इसको हमें मानना होगा y, और x के टर्म में हमें y ज्ञात करना होगा। तो ये प्लस 3 है तो इधर आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, तो 4x बराबर y माइनस 3, और ये बटे गुने में 4 है तो इधर जाएगा बटे में 4 हो जाएगा, y माइनस 3 बटा 4। और ये जो x होता है यही हमारा gy होता है, gy बराबर y माइनस 3 बटा 4। यह हमें ये g फलन एक मिल गया जो y से n में है, ये हमें एक फलन मिल गया, मतलब हमने अपना पहला काम पूरा कर लिया। ठीक है, हमें fx यहाँ मिल गया और gy मिल गया। अब हमको करके देखना है क्या g ऑफ fx x आता है। चलिए रखते हैं, हम g ऑफ fx को g और ब्रैकेट में fx लिखते हैं। ये तो अब तक आप सीख गए होंगे, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो और उसके पिछले वीडियो में बस यही करते आ रहे हैं। तो g ऑफ fx का मतलब क्या है, g के अंदर fx का मान रख दीजिए। fx क्या है, 4x प्लस 3, तो 4x प्लस 3। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए gy बराबर y माइनस 3 बटा 4 है, तो g ये fx बराबर क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3, y के जगह पे हमने पूरा रख दिया, और माइनस 3 और बटा 4। अब देखो माइनस 3 से प्लस 3 कट गया, और ये 4 से 4 कट गया, x बचा ना। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि हाँ हमारा गॉफ मतलब x बराबर x तो आ गया। अब हमें फॉग y बराबर y लाना है। यहाँ मैं कलर चेंज करता हूँ, फॉग y। अच्छा, कॉपी में आप जब लिखिएगा तो अपना सजा के लिख लीजिए कौन किधर लिखना है। मुझे जहाँ जगह मिलता है मैं वहाँ लिख देता हूँ, ताकि एक बार में स्क्रीन पर आपको सब कुछ दिख सके। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, f ऑफ जी वाई। अब जी वाई क्या है, तो f ऑफ y माइनस 3/4, और f क्या है 4x प्लस 3। तो हम इसको लिख देंगे 4 गुने x की जगह पे अब y माइनस 3 बटा 4 है, और प्लस 3, यही होगा ना। अब यहाँ देखिए ये 4 से 4 कट गया, और माइनस 3 से प्लस 3 कट गया, यहाँ क्या बचा, y बचा। तो गॉफ x बराबर x और फॉग y बराबर y हमने दिखा दिया। अतः fx एक व्युत्क्रमणीय फलन है जिसका प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है ना, जिसका प्रतिलोम फलन
इसको एफ इनवर्स एक्स से दिखाते हैं। मैंने शुरू में ही बताया था क्या होगा। अब ये जी वाई जो निकाले हो इसी को तो कहते हैं व्युत्क्रमणीय, ये इसका प्रतिलोम फलन। तो y माइनस 3/4 होगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो और ये एग्जाम्पल देखने के बाद आप व्युत्क्रमणीय फलन तो पूरी तरह से सीख गए होंगे। अब हम अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं कि कुछ चीज़ें और साफ हो जाएं। उदाहरण 24 हमारे सामने है, यह भी पिछले उदाहरण का कॉपी ही है। मान लीजिए कि y बराबर n स्क्वायर सच दैट n इज द एलिमेंट ऑफ n, मतलब y एक फलन दिया हुआ है जो n स्क्वायर के बराबर है और n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो और ये लिखा हुआ है सबसेट ऑफ c, n ये c नहीं है, ये सबसेट का चिन्ह है, ठीक है। तो सबसेट ऑफ n, सबसेट तो सुने थे ना 11th क्लास में। सबसेट का मतलब क्या है कि ये जब भी होगा तो एक प्राकृत संख्या ही होगा। फलन एफ एन से y है, जहां एफ एन बराबर एन स्क्वायर पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि यह व्युत्क्रमणीय है, f का प्रतिलोम भी ज्ञात करिए, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया था कि व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के लिए अगर हम किसी फलन को एकाकी और आच्छादक भी सिद्ध कर दे तो वो व्युत्क्रमणीय हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमणीय फलन हमेशा एकाकी और आच्छादक दोनों होता है। तो लेकिन वो तो ठीक है, वैसे भी हम कर सकते हैं और वो करना तो बहुत आसान है, लेकिन हमने जो सीखा था उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। हम लोगों ने परिभाषा जब पढ़ा था, उस परिभाषा में ये था कि कोई फलन व्युत्क्रमणीय होगा यदि अन्य फलन g y से x हो। मतलब अगर f हमें x से y दिया है तो हमें g y से x में ज्ञात करना होगा। ठीक, यहाँ देखते हैं हमें f n से y में दिया हुआ है, f हमें दिया हुआ है n से y में, तो हमें g ज्ञात करना होगा y से n में, ठीक है। और वो क्या होगा कि जी गॉफ एक्स एक्स आना चाहिए और फॉग वाई वाई आना चाहिए, तो वह व्युत्क्रमणीय कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो फंक्शन दिया हुआ है उसको मैं लिख लेता हूँ एफ एन। बहुत सारे बच्चे तो ये डर जाते सर यहाँ हमेशा एफ एक्स आता था, एफ एन क्यों आ रहा है। अरे भैया, कोई रजिस्ट्री थोड़ी ना था कि यहाँ एक्स ही आएगा, यहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी आ सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। एफ एन बराबर एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें एक फलन दिया हुआ है, हमें वो फलन g ज्ञात करना है। उसके लिए मैंने बताया था कि आप इसको y मान लीजिए, ठीक है। और y बराबर एन स्क्वायर हो गया। और अब आप क्या करेंगे, n का मान ज्ञात कर लीजिए, n बराबर अंडर रूट y, ठीक है। और प्लस माइनस अंडर रूट y आता, लेकिन चूंकि n एक प्राकृत संख्या है, यहाँ लिखा गया ना n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n छोटा n बड़े n से बिलोंग करता है, मतलब n प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकती, तो ये हमेशा प्लस ही आएगा, इसीलिए मैंने प्लस माइनस रूट नहीं दिया। और ये n बराबर रूट वाई हमें मिल गया, इसी को तो हम लोग दूसरा फंक्शन g कहते हैं, मतलब जी वाई बराबर हमें मिल गया रूट वाई, ठीक है। तो एक हमारे काम लायक ये है एफ एन बराबर एन स्क्वायर और जी वाई बराबर रूट वाई। अब यहाँ बस x के जगह पे आप n समझते चलिए, हमें दो चीज़ें निकालनी है। क्या क्या सर, तो एक तो हमें दिखाना है गॉफ x बराबर x तथा दूसरा दिखाना है फॉग y बराबर y। अब यहाँ x को आप n लिख लीजिए क्योंकि x n में बदल गया अब, है ना। बाकी समय तो x ही था, इसलिए मैंने x लिख दिया। पहले हम लेते हैं कि गॉफ मतलब g ऑफ एफ एन, और इसको देखते हैं। तो g ऑफ एफ एन, पहले एफ एन क्या है, एन स्क्वायर है, तो एफ एन के बदले हम एन स्क्वायर लिख सकते हैं, g ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। और g ऑफ y बराबर अंडर रूट वाई, तो g ऑफ एन स्क्वायर बराबर अंडर रूट एन स्क्वायर होगा। समझे कि नहीं समझे। और आप जानते हैं स्क्वायर से रूट खत्म और ये बच गया n। तो हमने क्या रखा था, हमने ये तो दिखा दिया कि गॉफ n बराबर n आना चाहिए, तो हमने गॉफ n बराबर यहाँ n दिखा दिया।
अब हमें दूसरा दिखाना है कि फॉग वाई, ठीक है, बराबर, इसको ऐसे फॉग वाई कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी वाई। अब जी वाई क्या है, अंडर रूट वाई, तो मैं लिख देता हूं एफ ऑफ अंडर रूट वाई। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो ना, एफ के भीतर जो भी है एफ एन, तो सॉरी जी के भीतर जो भी है वो रूट में चला जाता है, तो यहाँ जी के भीतर वाई था तो वो रूट में चला गया, और ये जी वाई खत्म होकर रूट वाई हो गया। अब एफ अंडर रूट वाई है, अब एफ के अंदर जो भी होता था उसका स्क्वायर करना है, तो ये वाई का अंडर रूट वाई का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट वाई का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गायब, ये वाई आ गया। हमने तो दिखा दिया कि गॉफ एन बराबर एन और गॉफ फॉग वाई बराबर वाई। अच्छा, बच्चों को जो 10th पास करके या फिर मतलब 11th में भी ठीक से पढ़े नहीं और ये सब चीज़ें मिलती हैं तो उनको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ये कौन सा मैथ है। इसके पहले तो मैथ पढ़ते थे कि दो और दो 4 होता है, उससे भी आगे बढ़े तो ये पढ़े कि 5 मजदूर किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो 8 मजदूर कितने में करेंगे। बहुत ज़्यादा बढ़े तो साइन थीटा कॉस थीटा की, सर ये सब बड़ा कष्ट देता है। देखो ये सबसे आसान है, 12th में आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ये 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 3 और 4 मैथ के, उसके अतिरिक्त ये सबसे आसान चैप्टर है। अगर ये आपको तकलीफ दे रहा है तो 2 उपाय है, या तो आप मैथ छोड़ दो और नहीं तो आप उसको झेलने की आदत डाल लें, क्योंकि ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, है ना, और इससे आसान कुछ नहीं मिलेगा। तो जब सामने शेर हो तो 2 उपाय होते हैं, या तो उससे डर के भागो और नहीं तो उससे लड़ो। तो लड़ ही लो, भागोगे तब भी तो बेचारा खा ही जाएगा, ये तो अब सामने आ गया तो ये छोड़ने वाला है नहीं, तो लड़ना ही ज़्यादा अच्छा है। सुनो, अब एक काम करते हैं, हम लोग को प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। तो मैंने कहा था जी वाई को ही तो प्रतिलोम करते हैं, देखो ना, जी वाई को ही तो एफ इनवर्स एन कहते हैं ना, ये क्या हो गया, अंडर रूट वाई, ठीक है, या एफ। उदाहरण 25 भी एक आसान एग्जाम्पल है, पिछले एग्जाम्पल की तरह ही है, सेम पैटर्न पे बनने वाला है, लेकिन कैलकुलेशन इसमें थोड़ा ज़्यादा मिलेंगे, ये थोड़ा सा उससे भारी है। फिर मैं वही कहूँगा कि सबसे पहले जो दिया हुआ है वो एफ एक्स, इसमें एक्स ही कह के दे दिया, पिछली बार तो एन कह के दे रहा था। एफ एक्स बराबर 4x² प्लस 12x प्लस 15। अब हमें दूसरा फंक्शन g ज्ञात कर लेना है, जो ये n से s में है वो s से n में हो। बच्चा सोच रहा है सर ये s क्या है, देखो ये रियल नंबर्स का सेट है, n से r है रियल नंबर्स, और लेकिन रियल नंबर के सभी संख्याएं तो उसमें नहीं आएंगी ना, मतलब s जो है ये 2 सेट नहीं बनाते थे a से b में, तो ये b में जितने भी एलिमेंट हैं ये सब रियल नंबर से ही आते हैं, लेकिन सभी रियल नंबर्स इसमें नहीं शामिल हैं, जो शामिल हैं उनको हम लोग s से सूचित कर रहे हैं, ठीक है, ये अभी तक क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैंने कहा था कि वो दूसरा फलन g निकालने के लिए इसको y मान लेना, और y बराबर 4x² प्लस 12x प्लस 15। अब आपको थोड़ी कसरत यहाँ पे करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सवाल थोड़ा भारी है, और अभी यहाँ हमें दिया हुआ है कि 4x² प्लस 12x प्लस 15, इसमें से सबसे पहले 4 कॉमन निकाल लेते हैं, या y बराबर 4 कॉमन निकालने के बाद x² प्लस 3x प्लस 15/4, ठीक है, इससे 4 कॉमन नहीं निकल सकता तो इसमें से बटे में कर दिए 15 के। अब इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना होगा इसका, क्योंकि x निकालने का हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो हम पूर्ण वर्ग विधि लगाते हैं। ये तो आपने सीखा ही होगा, 10th से ही सीखते आ रहे हो, फिर 11th में भी हम लोगों ने ऐसे सवाल किए थे कि इस बीच वाले के आधे को हम लोग जोड़ देते हैं और घटा देते हैं, ठीक है, तो x² प्लस 3x प्लस 3 का आधा 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर और प्लस 15/4। अब ये देखो a² प्लस 2ab
और प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वाई बराबर 4 इंटू, अब ये देखो क्या हो गया, एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये तीनों खत्म, उसके बाद माइनस 9/4 प्लस 15/4, ठीक है, ये हमें मिल गया। या y बराबर, अब यहाँ बटे का जोड़ करेंगे, ठीक है, तो इसके नीचे एक है, कुछ नहीं है, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 ही हो जाएगा, और x 1 तो 2x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस इन दोनों का एलसीएम करिए, 4 4 का 4 ही हो जाएगा, और ये क्या हो गया 9 प्लस 15 माइनस 9 और प्लस 15 कितना हो जाएगा, यहाँ देखो, या y बराबर, अब y बराबर ये 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर तो ये 4 हो जाएगा, और 4 से 4 कट गया, इसको हटा दूं मैं, आप एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा, बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सब करूँगा तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3 इनका होल स्क्वायर, और ये -9 प्लस 15 है ना, -9 और प्लस 15 ये हो जाएगा प्लस का 6, ठीक है, और ये 4 इस 4, क्योंकि ये तो सबके मतलब 4 में तो सबसे मल्टीप्लाई है ना, तो ये 4 भी गया और ये 4 भी गया। आपको धीरे धीरे सॉल्व करना है, तो आप इन दोनों का फिर बटा का जोड़ करेंगे, वैसे निकालेंगे। मैं सीधे करता हूँ क्योंकि बहुत लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा, +6, और आप अब बड़े हो गए, इतना छोटा छोटा सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा समय नहीं ले सकते। अब यहाँ देखो, यहाँ से हमें क्लियरली x का मान मिलने वाला है, कैसे सर, तो ये प्लस का 6 उधर भेज दो, -6 हो जाएगा, तो y -6 बराबर 2x प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जाएगा तो इधर रूट बन जाएगा, तो √y -6 बराबर 2x प्लस 3। अच्छा, स्क्वायर जब जाता है तो वो उधर रूट बन जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। अब ये प्लस का 3 जाएगा तो इधर माइनस का 3 बन जाएगा, तो यानी कि 2x बराबर √y -6 -3, ये दोनों ही रूट में है, और ये 2 जब इधर से इधर गया तो ये बटे में चला जाएगा 2, तो ये 2 गायब कर दिया मैंने, यहाँ से उठ के उधर चला गया, ठीक है। तो x का मान हमें मिल गया, x का मान हमें मिल गया, और x का मान ही तो हमारा दूसरा फलन होता है, मैंने बताया था। अतः GY बराबर √y -6 -3/2। अब बच्चा सोच रहा है कि बाप रे सर, इतना भयंकर सवाल, तो ये तो अभी हम लोगों ने सिर्फ GY ज्ञात कर लिया, अब हमें 2 चीज़ें करके दिखानी होगी। मैं ऊपर ही कर दूं, कलर पेन रेड कर लेता हूं ताकि साफ साफ अंतर दिख सकेगा। अब हमें दिखाना है कि गॉफ x बराबर x तथा फॉग y बराबर y, ये हमें प्रूव करके दिखा देना है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन तो यही होता है ना, इनवर्स फंक्शन यही होता है। तो हम गॉफ x बराबर x करने जा रहे हैं, तो g ऑफ को मैं ऐसे ही लिख दूं, fx बराबर क्या होगा, fx हमें दिया हुआ है ये वाला मान, तो यहाँ लिख देंगे g के अंदर क्या आ गया, fx का पूरा मान 4x² प्लस 12x प्लस 15, ठीक है। और ये g क्या है, g ऑफ y बराबर √y -6, तो बराबर ये हो गया √y की जगह पे इतना है 4x² प्लस 12x प्लस 15, ठीक है, और -6, ठीक है, और बाहर में -3, तो बाहर -3 और बटा 2, ये हमें g का मान मिल गया। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा। आप इसमें एक काम करिए कि इतने के बदले आप ये लिख सकते हैं, हमने उसी को तो बदल के यहाँ लिखा है, थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। अब ये जो √, इतना सारा √ के अंदर इतना सारा कुछ कैलकुलेशन है, इसको फिर से आप पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे, आएगा तो यही ना। इसमें क्या किए हैं, पूर्ण वर्ग विधि लगाए हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर
+6 और ये -6 अलग से है तो ये अंडर रूट कर दीजिए और -3/2 तो रहेगा ही रहेगा। अब इसको आप अपने से सॉल्व कर लीजिए। ये +6 -6 चला जाएगा, इसका आप होल स्क्वायर a + b के होल स्क्वायर पर इसको खोल लीजिए और उसको रूट से निकालिएगा तो आपका आंसर x आ जाएगा, निश्चित आ जाएगा। थोड़ा तो अपने से कर लो, कितना लंबा करूँ मैं वीडियो को, ऐसे ही बहुत लंबा हो गया है। फिर अब इसी प्रकार आप f(g(y) को भी y कर देंगे, है ना। और ये मैंने इन्वर्स प्रतिलोम फलन मैंने ज्ञात कर ही दिया है, तो ये आपका प्रतिलोम फलन है। यह वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसको इतने ही पे रोकते हैं। और आगे का जो 27, 26, 28 ये 3 ठो एग्जाम्पल है वो थोड़ा अलग टाइप का है, मतलब वो प्रतिलोम फलन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसीलिए उसको हम लोग मतलब अगले वीडियो में देख लेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।